सोनाली मन ही मन में अपने आप को मोटिवेट कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे एक घबराहट सी हो रही थी। जब चाचा ने देखा कि मंजू अब थकने लगी है तो वह हंसते हुए बोला, तुम भी हार गई, चलो निकल जाओ यहां से, नहीं तो तुम जिंदगी भर इस बेइज्जती को झेल नहीं पाओगी। चाचा की ये बात सुनते उसके पीछे खड़े हजारों आतंकवादी अपने हथियार हवा में हिलाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन सब लोगों के चिल्लाने की आवाज इतनी जोरदार थी कि स्पेशल टीम के मेंबर्स भी कांप उठे। चाचा ने फिर से कहा, ओ छम्मक छल्लो, यहां से चुपचाप निकल लो, तुम लोगों को अपने वादे को पूरा करना ही होगा, इसलिए अगले 7 दिनों तक तुम हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, अब निकलो यहां से। चाचा बहुत ही खुश था क्योंकि जिंदगी में पहली बार वो स्पेशल टीम वालों को हरा पाया था। इस बार वो अपने लोगों के बीच में अपना दबदबा भी बना सकता था क्योंकि वो यहां से बहुत बड़ा ट्रेजर ले जाने वाला था। चाचा सोच रहा था, एक बार मेरा काम पूरा हो जाए तो मुझे अपने देश के 12 महान सेनापतियों में से एक जगह मिल जाएगी। लंबे बालों वाले उस बूढ़े के शरीर में अनलिमिटेड पावर थी। उसने एक जोरदार हमले के साथ मंजू को पीछे की ओर, हालांकि मंजू हार नहीं मानना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसका शरीर अब लड़ने के काबिल नहीं बचा था। आखिर हमले की वजह से मंजू का शरीर कटी हुई पतंग की तरह उड़ता हुआ नदी के ऊपर गिरने ही वाला था। हवा में गिरते हुए मंजू ने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन तभी अचानक उसे अपने शरीर में कंपकपी सी महसूस हुई क्योंकि किसी ने आकर उसे हवा में ही कैच कर लिया था। मंजू को हमेशा से ही अकेले रहने की आदत थी। उसे ये बात पसंद नहीं थी कि कोई उसे छुए, इसलिए वह तुरंत अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही मंजू ने आंखें खोली उसे एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। तभी पीछे से एक लड़की चिल्लाई, चीफ इंस्पेक्टर, आप इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गए? उसी वक्त दूसरी लड़की बोली, चीफ इंस्पेक्टर, आप आखिरकार आ ही गए। अचानक ही अपने चीफ इंस्पेक्टर को अपने सामने देखकर सभी लोगों के अंदर जोश भर गया था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे थे, चीफ इंस्पेक्टर, यही है वो आतंकवादी, ये इंसान नहीं है, इनको खत्म कर दो। पुष्कर चुपचाप मंजू को अपनी बाहों में लिए हुए जमीन पर लैंड कर गया और उसने गहरी आवाज में पूछा, तुम जबरदस्ती मेरे मूव को कॉपी करने की कोशिश कर रही हो? इससे तुम्हारे शरीर को नुकसान होगा, अगली बार से ऐसा मत करना। पुष्कर का हवा में चलने वाला यह मूव बहुत ही ताकतवर और मिस्टीरियस था और उसे परफॉर्म करने की शक्ति हर किसी में मौजूद नहीं थी। अगर मंजू कुछ देर और पुष्कर की शक्तियों को कॉपी करने की कोशिश करती तो उसका शरीर खत्म हो सकता था। मंजू चुपचाप सिर झुकाकर पीछे जाकर खड़ी हो गई। सोनाली जल्दी से आगे आई और बोली, चीफ इंस्पेक्टर, हम बेस्ट ऑफ 3 कंपटीशन लड़ रहे हैं और 2 लड़ाइयां वो लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं। आतंकवादियों के सरगना चाचा ने जैसे ही पुष्कर को देखा वो कंफ्यूज होते हुए सोचने लगा, अब ये लड़का कौन है? क्या ये चीफ इंस्पेक्टर है? चीफ इंस्पेक्टर इसका नाम है या निकनेम है? माना कि मैं बहुत लंबे समय बाद इनकी भाषा सुन रहा हूं, लेकिन एक बात मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि वो लड़की इस लड़के को चीफ इंस्पेक्टर बुला रही है। पुष्कर सोनाली की बात सुनते नदी की दूसरी तरफ देख रहा था। जब उसने उन बूढ़े लोगों के हाथों पर बने टैटूज को देखा तो उसकी भौहें चढ़ गईं। उन आतंकवादियों को 2 बार अच्छे से नोटिस करने के बाद वह सब समझ गया और बोला, टीम मेंबर्स, तुम लोग बहुत ही अच्छे और ताकतवर फाइटर हो, लेकिन ये सामने वाले लोग चीटिंग कर रहे हैं। इनके फाइटर्स के हाथों में जो टैटू हैं उनकी मदद से वो दूसरों के शरीर से एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकते हैं। हमारे टीम के मेंबर्स को लग रहा था कि वे केवल एक ही फाइटर से लड़ रहे हैं, लेकिन असल में बात यह है कि हमारा एक फाइटर इनके 1000 फाइटर से एक साथ लड़ रहा था, क्योंकि ये सभी लोग मिलकर अपनी एनर्जी को एक फाइटर के अंदर डाल रहे थे। जैसे ही पुष्कर ने बात कही स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स हैरान रह गए और बोले, अच्छा, अब हमें समझ में आया क्योंकि उन बूढ़े फाइटर्स के शरीर की एनर्जी बिल्कुल खत्म ही नहीं हो रही थी। स्पेशल फोर्सेस के लोग गुस्से में आतंकवादियों को गालियां देने लगे। सोनाली ने भी गुस्से से कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम ही कंपटीशन जीतेंगे कैसे? इस वक्त हम बॉर्डर के पास खड़े हैं, फिलहाल उन पर चीटिंग का आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। पुष्कर ने कहा, चिंता मत करो, ये थोड़े बहुत लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहते ही पुष्कर तेजी से आगे बढ़ा और चिल्लाते हुए बोला, अब 3rd राउंड में तुम में से कौन मरना चाहेगा? वो बूढ़ा आदमी जो मंजू से लड़ रहा था उससे मैं कूद कर आगे आया और बोला, चुप हो जा बंदर, तुझे मैं अभी यहीं के यहीं गाड़ दूंगा। पुष्कर ये बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसने बिजली की तेजी से आगे बढ़कर बूढ़े की कलाई पकड़ ली। अचानक ही बूढ़े के शरीर में पुष्कर को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पुष्कर ने कहा, अच्छा, तो तुम अपने हाथों से ही दूसरों की ताकत को अपने अंदर सोखते हो? वो बूढ़ा आदमी सुनकर कांप गया और तुरंत पीछे हटने की कोशिश करते हुए बोला, तुम कौन हो और तुम्हें यह बात कैसे पता चल गई? पुष्कर ने कहा, एक मरे हुए आदमी को जानने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं कौन हूं। पुष्कर ने अपने दोनों हाथों से बूढ़े के हाथ पकड़ लिए और अपनी ताकत लाकर उन्हें जोर से मरोड़ दिया और एक झटके के साथ पुष्कर ने उसके हाथों को उखाड़कर बाहर खींच दिया। अचानक ही पीछे खड़े आतंकवादियों के बीच में से 40-50 लोग जोर जोर से दर्द से चिल्लाने लगे और उनमें से कुछ तो दर्द के मारे जमीन पर लौटने लगे, जैसे कि उन्हीं लोगों के हाथ उखाड़े जा रहे हो। पुष्कर ने कहा,
अच्छा, तो तुम लोग आपस में जुड़े हो, तब तो तुम्हें खत्म करने में और भी आसानी होगी। पुष्कर ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बूढ़े के उखड़े हुए हाथों को अपनी ओर खींच लिया। उसके बाद दूसरा हाथ पुष्कर ने बूढ़े के दिल के ऊपर रख दिया। अब वह बूढ़ा अचानक रोते हुए बोलने लगा, नहीं, मुझे मत मारो, मैं सरेंडर करता हूं। पुष्कर ने जवाब दिया, अब बहुत देर हो चुकी है बुढ़े। अचानक ही पुष्कर के हाथ में से काले रंग की रोशनी निकली और एक लेजर बीम की तरह उसने सामने खड़े बूढ़े के दिल को काट दिया। बूढ़े का शरीर बिल्कुल अकड़ गया और उसके हाथों में नुकीली कीलों से बने छेदों में से काले रंग की रोशनी बाहर निकलने लगी और अगले ही पल गायब हो गई। 40-50 आतंकवादी जो थोड़ी देर पहले दर्द से तड़प रहे थे, अचानक ही जमीन पर गिर पड़े और मर गए। आतंकवादियों के लीडर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को मारने की? चाचा गुस्से में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके बगल में खड़े हुए घबराए हुए दूसरे बूढ़े ने उसे रोक लिया। पुष्कर ने उन लोगों की तरफ देखा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, नेक्स्ट। उन 1000 आतंकवादियों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई जो आगे बढ़कर पुष्कर का सामना कर सके। तभी एक आतंकवादी बोला, यह तो बहुत ही ताकतवर इंसान है, मुझे आगे बढ़कर अपनी जान नहीं गंवानी है। हालांकि उनकी भीड़ में से कुछ फाइटर्स थे जिनको अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे मारे गए तो उनके साथ साथ उनसे जुड़े हुए 40-50 और भी लोग मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने आगे ना बढ़ने का फैसला लिया। सभी आतंकवादियों की आपस में बहस होती रही और पुष्कर 3 मिनट तक उनका इंतजार करता रहा। उसके बावजूद भी कोई आगे नहीं आया। पुष्कर ने जोर से कहा, लगता है कि तुम लोग अपनी हार मान रहे हो। आखिरकार पुष्कर की नजरें चाचा पर पड़ी। चाचा की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि चाचा खुद अपने साथ के बूढ़े को इतनी आसानी से नहीं मार सकता था। उसे पता चल गया था कि पुष्कर की शक्तियां उससे कई गुना ज्यादा हैं। हालांकि मन ही मन इस हार की वजह से चाचा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जानता था कि अगर उसने यहां हार मान ली तो वो उस प्राचीन मंदिर के अंदर नहीं घुस पाएगा। इसलिए वो बोला, ठीक है, हम यहां से वापस हटने को तैयार हैं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। पुष्कर ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, सपने देखना छोड़ दो। पुष्कर ने दूर से हवा में हाथ हिलाकर चाचा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। चाचा को पुष्कर की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने पुष्कर ने थप्पड़ मारकर उसकी बेइज्जती कर दी थी। चाचा गुस्से से चिल्लाया, अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है लड़के, लगता है तुम मरना चाहते हो। अचानक ही चाचा के शरीर पर बने हुए टैटूज चमकने लगे और उसके शरीर के चारों तरफ से लाल रंग का ऑरा निकलने लगा। ये देखते ही एक के बाद एक कई सारे आतंकवादी जोर जोर से चिल्लाने लगे और कुछ ही पलों के अंदर वहां बहुत ज्यादा शोर शराबा मच गया। लेकिन पुष्कर ने चाचा को हमला करने का मौका ही नहीं दिया। आगे बढ़ते हुए पुष्कर चाचा के पास पहुंच गया और अपनी पूरी ताकत लाकर चाचा की छाती पर मुक्का मार दिया। चाचा अपने पैरों पर ही खड़ा रहा, लेकिन वो झटके से करीब 200-300 मीटर पीछे चला गया। पीछे खड़े आतंकवादियों में से कई सारे जमीन पर गिर पड़े। इस वक्त सभी आतंकवादी अपनी ताकत चाचा को दे रहे थे। इतने जोरदार प्रहार के बाद भी चाचा को खड़ा देखकर पुष्कर भी थोड़ा घबरा गया। पुष्कर सोचने लगा, मैंने तो सोचा था कि सब लोगों को एक ही झटके में खत्म करने के लिए मैं अपनी 70% एनर्जी यूज कर लेता हूं, और मुझे उम्मीद थी कि मेरे इसी एक मुक्के से चाचा का शरीर चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन वो तो बस 200-300 मीटर पीछे जाकर ही रुक गया। लगता है आतंकवादियों का ये लीडर कोई मामूली आदमी नहीं है। अब पुष्कर ने पहली बार उन लोगों के शरीर पर बने हुए टैटूज को अच्छे से ऑब्जर्व किया। हालांकि पुष्कर के साथ साथ इस वक्त चाचा के दिल में भी घबराहट जाग चुकी थी। चाचा सोच रहा था, मेरे शरीर पर बने हुए टैटूज मामूली टैटूज नहीं है, खासतौर पर ये डिवाइन मैसेंजर के शरीर पर बनाए जाते हैं और इनकी मदद से मैं एक साथ 300 लोगों की शक्तियां इस्तेमाल कर सकता हूं। इसका मतलब है कि पुष्कर एक साथ 300 लोगों को हरा सकता है। आखिर ये लड़का कितना ताकतवर है। हमारे ग्रुप के 12 ताकतवर सेनापति भी मिलकर मुझे इतना दूर नहीं फेंक सकते, खासकर तब जब मैं अपने टैटूज का इस्तेमाल कर रहा हूं। सोनाली ने पुष्कर को रोकते हुए कहा, चीफ इंस्पेक्टर, एक बार मेरी बात सुनिए। अगर आपने भी चाचा को मार दिया तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, लेकिन उसके बाद ये बाकी बचे हुए आतंकवादी जरूर हम पर हमला कर देंगे, जिसकी वजह से गांव के मासूम लोग मारे जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो दोनों देशों के बीच में युद्ध होना तय है। पुष्कर पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं। पुष्कर के दिमाग पर इस वक्त खून सवार था। वह चाचा की तरफ देख कर चिल्लाया, मेरे आगे झुको। पुष्कर की जोरदार दहाड़ सुनकर चाचा का दिल घबरा गया। चाचा एक पल के लिए रुका, लेकिन अगले ही पल वह डर के मारे घुटनों के बल झुक गया। इस वक्त चाचा के पीछे जितने भी आतंकवादी खड़े थे वो बिल्कुल चुप हो गए, क्योंकि उनका लीडर पुष्कर के आगे झुक गया था। पुष्कर ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम सबको यहां से निकल जाने के लिए केवल आधा घंटा दूंगा, और एक बात, तुम यहां से कुछ भी नहीं ले जा सकते हो। यह मेरा फाइनल ऑफर है। क्या फिर से बोल पाएगी मंजू? क्या पुष्कर के खून की भूख गांव वालों के लिए मुसीबत बन जाएगी? कौन है 12 सेनापति और क्या ताकत रखते हैं वो? किस ट्रेजर को ढूंढ रहा है चाचा? क्या लेना देना है उसका इन जादुई टैटू से? क्या चाचा पुष्कर का ऑफर मान लेगा?
जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।